दूसरा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यही डॉनगिरी। बोले प्रकृति को मनुष्य की तरह खरीदे बेचे। मनुष्य क्या 76 में क्या बोला लेसर फेयर पॉलिसी में एडम स्मिथ ने? उन्होंने जब अपनी कैलकुलेशन की, जो पूंजीवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया, जो बाजार मार्केट इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, जहां हर चीज डिमांड और सप्लाई पे होती है, तो उन्होंने कहा कि मैन इज एवरी मैन इज इकोनॉमिक मैन। उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही था कि हर व्यक्ति एक आर्थिक मनुष्य है, हर मनुष्य एक आर्थिक व्यक्ति है, मतलब हर चीज इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उन्होंने ये बात माना। तो जब हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कर देते हैं, यानी प्रकृति का मनुष्यकरण कर देते हैं, तो इसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं, संभाववाद है। तो हर चीज में हमें संभावना नजर आती है। वो जानवर फिर हमारे लिए सुंदरता की चीज नहीं रह जाती, प्रकृति वो पेड़ खूबसूरत, वो सुंदरता नहीं रह जाती, फिर वो हमारे लिए इकोनॉमिक्स हो जाता है। हम उसको देख के शायरियां नहीं करते, हम कविताएं नहीं लिखते, हम उसका डिमांड सप्लाई मैच कराते हैं। तो ये दूसरी चीज है। तो फिर हमारी अपने सर्वाइवल के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उन चीजों को हम उपभोग करेंगे, और हर चीज हमारी संभावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, हर चीज हमारी संभावनाओं के साथ जुड़ी है। इस चक्कर में जिसको निपटाना हम निपटा देंगे। सो इसे डॉन कॉन्सेप्ट, वो अगर बोरोवर कॉन्सेप्ट था, ये डॉन भाई का कॉन्सेप्ट है। तो फिर हमें हर चीज में संभावना दिखाई पड़ेगी। होगा कोई सुंदर सा पशु जिसको देख के तुम कभी बहुत खुश होते थे, अब तो हमारी उसकी खाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना, कि इसको बेचें कैसे और इस पे कितना माल कमाएं। सो दिस इज द फंडामेंटल, ये दो चीजें हैं। अब तुम्हें लगता होगा कि हमें करना क्या चाहिए, हमें ऊपर वाले पे चले जाना चाहिए। ऊपर वाला एक्सट्रीम है। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखो, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अब तुम्हें लग रहा होगा ये ज्यादा अच्छा है, ये वाला बुरा है, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें। लेकिन ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हारे कई सवालों का जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है तुम्हारे आर्ग्यूमेंटेटिव पावर को बढ़ाना। और आर्ग्यूमेंट यानी तर्क करना, और कुतर्क करने के बीच में एक छोटा सा अंतर होता है। कुतर्क में क्या होता है, आदमी हाथ में लाठी लेकर तर्क करता है, ठीक है। मान लो कोई बहुत बड़ा गुंडा हो, तो एक जैसे चुटकुला होता है, तर्क और कुतर्क में अंतर समझो। तो एक बार मास्टर ने, जैसे हमारे जैसा कोई मास्टर रहा होगा, तो डांट दिया, तो उसने बोला कि कौन सा सबसे बड़ा पक्षी का नाम बता जो उड़ता? बोला हाथी। बोला बेवकूफ कहीं का, जो उसमें डांट दिया होगा, हाथी उड़ता है। क्या करते तुम्हारे पिताजी, क्या नाम है उनका? बोलो गज्जू डॉन का लड़का हूं मैं। बोले हाँ बेटा, हाथी उड़ता है। क्या बात करो बेटा, हाथी उड़ता है, जान है तो जहान है। सेम चीज वहां पर भी है। तो बोले हाँ हाथी उड़ता है बेटा। तो तर्क और कुतर्क के बीच में यही अंतर होता है। आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो लॉजिक मांगते हैं, और जो कुतर्क होते हैं वो डंडा मांगते हैं, ठीक है, लाठी मांगते हैं। तो बेसिकली यही फर्क है। तो यहां मैं बैलेंस लॉजिक की तरफ तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब जैसे नेचुरलाइजेशन ह्यूमन, अब बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि सर ये होना चाहिए। कितने लोग हैं? हैं? अच्छा, आ जाओ। एक बार विश्व की आबादी पे नजर डालो और प्रकृति के घटकों के साथ रहो, जैसे पत्ते पहन के रहना, कंदमूल फल खाना, पेड़ों पर आवास बना के रहना, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज का प्रयोग ना करना जिससे प्रकृति को नुकसान हो सकता है। नो यूज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, मैं भी अब्बा डब्बा करके तुम्हें पढ़ाता रहा, तुम भी इस तरह पढ़ते रहो, तो लिखने उखने की क्षमताओं की इसमें विकास करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल नेचर के साथ रहना है आपको, ठीक है, जैसे पहले रहा करते थे। इज इट पॉसिबल राइट नाउ? इज इट पॉसिबल कि अकॉर्डिंग टू द नेचर रहना, एज अ कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट? प्रकृति जितना दे रही उतना खा लेना। ये कभी पॉसिबल था जब हमारी संख्या बहुत कम थी। आज हम बहुत ताकतवर, इस पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी। आज इतना कुछ करने के बाद तो हम अपने लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो कहां प्रकृति के रूप में रहेंगे? कहां हम नेचुरली पत्ते बन के घूम रहे हैं इधर उधर? कहां हम जो है पेड़ों पे जाके शाम को, कहां जा रहे हो? बोले सर ऊपर जा रहे हैं रहने के लिए। पता चला हम कहा हो जाएंगे सर, अभी पूछते हैं कि सर करोल बाग में आपका एड्रेस है, राजेंद्र नगर में कहाँ है, या अभी कल हमारा उदयपुर में नया सेंटर ओपन हुआ, तो तुम पूछोगे सर कौन से पेड़ पे क्लास चलेगी? तो इस तरह से पूछोगे। मैं भी अपना स्मार्ट बोर्ड लेके किसी पेड़ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, वहां से क्लास ले रहा हूँ, डाली डाली जो है कूद कूद के मोगली की तरह इधर से उधर और क्लास लिए घूम रहा हूँ। तो पूछोगे सर कौन वाले पेड़ पे, आज बरगद पे होगी या नीम पे होगी क्लास?
तो पता चला साहब मामला जो है खराब हो जाएगा। सो अभी आज की डेट में ये जो एक्सट्रीमिटीज है, जो ये हम बात कर रहे हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अब आप मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है? आज आप गाड़ी से कहीं भी चले जा रहे हो, ट्रेन से कहीं भी चले जा रहे हो, मान लो कल मैं सेंटर पे था उदयपुर, अभी मैं यहाँ क्लास ले रहा हूं, तो तब पता चला मैं चलता वहां पैदल या किसी जानवर वानवर पे बैठ के, तो पता चला उजांग सर आ रहे हैं क्लास लेने के लिए, पता चला 15 दिन बाद पहुंच रहे हैं दिल्ली, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, अगर आप डॉन भाई बनने की कोशिश करोगे तो जिस दिन तुम्हारे रिसोर्सेज खत्म हुए तो तुम्हारा सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच का एक मध्य मार्ग होना चाहिए। इस मध्य मार्ग को सुझाने वाला जो पहला जोग्राफर था उसका नाम था गिफिट टेलर। लिखो, गिफिट टेलर ने एक मध्य मार्ग को सुझाया। देखो, गिफिट टेलर ने मध्य मार्ग को सुझाया। गिफिट टेलर इंट्रोड्यूस द मिडिल पाथ, और उसका नाम दिया नियो डिटर्मिनिज्म पहला, और दूसरा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म नव निर्धारणवाद, और दूसरा रुको और जाओ निर्धारणवाद। रुको और जाओ निर्धारणवाद। नवनिर्धारणवाद बेसिकली मध्य मार्ग है। वो कह रहा है उपभोग करो, ठीक है, एकदम ही प्रकृति में ना चले जाओ, लेकिन ये तय कर लो कि उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो पहला जो इसने कॉन्सेप्ट दिया नियो डिटर्मिनिज्म, नव निर्धारणवाद, उसने यही कहा कि मनुष्य अपनी, जैसे गांधी ने एक बात कही, तो गांधी ने कहा कि इस संसार में हर व्यक्ति की जरूरत के लिए तो है, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीबडीज नीड बट नॉट एनीबडीज ग्रीड, यानी किसी एक व्यक्ति के लालच के लिए नहीं है। तो नियो डिटर्मिनिज्म का जो पहला कॉन्सेप्ट निकल कर आया, वो यही निकल कर आया कि किस तरह से हम एक मध्य मार्ग अपना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी जरूरतों को समझे। जैसे अगर रिप्लेनिशमेंट यानी किसी भी चीज का संभरण बहुत आवश्यक है, और इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी राष्ट्र के लोग हैं, हम भारतीय हैं, अभी किसी बच्चे ने लिखा कि सर हम जिस पेपर पे लिख रहे हैं आपके नोट्स, वो भी पेड़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यानी अगर आपको पेपर की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो एक सुझाव देता है कि नागरिकों को अपने मूल कर्तव्यों के प्रति चेतना होनी चाहिए, यानी अवेयरनेस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चेतना अगर फंडामेंटल ड्यूटीज में आप देखेंगे, तो अगर आप भारतीय संविधान की फंडामेंटल ड्यूटीज में जाएंगे तो उसमें पर्यावरण के संरक्षण के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे भारत में आप चले गए, अब जरा ध्यान से समझिएगा आर्ग्यूमेंट्स को। वो ये, जैसे भारत में आप देखिएगा कई कम्युनिटीज हैं, जैसे चिपको आंदोलन हुआ, या बिश्नोई समाज को देखेंगे, तो वो पशुओं और कीकर के वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये उनकी चेतना का हिस्सा है। आप भारत के कई हिस्सों में चले जाइए, पीपल का पेड़ काटना वर्जित है कई कारणों से, कि पाप है या जो भी है, धर्म के खिलाफ है, लेकिन आप देखेंगे पीपल का वृक्ष आप नहीं काट सकते। ठीक है, बहुत कर्मकांडों से होकर गुजरना पड़ता है। उत्तराखंड में चले जाएंगे तो वहां भी पेड़ों को लेकर बहुत अवेयरनेस है, वो लोग अपने पुत्र या पुत्री समान समझते हैं उनको। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नियो डिटर्मिनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, अगर उपभोग करने पे आपको मनाही नहीं है, जरूरत है आपकी, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कागज भी चाहिए, आपको वस्त्र भी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि इसके संभरण के लिए चेतना होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी नागरिक अपने मूल कर्तव्यों के साथ जुड़े होने चाहिए। तो मूल कर्तव्यों में हमें बताया गया, फंडामेंटल हमारे ड्यूटीज में बताया गया कि प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। दूसरा, एनवायरमेंटल एजुकेशन, हमें बताना होगा अपने लोगों को कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। इसी तरह स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म यानी रुको और जाओ। तो क्या होता है, बत्ती जब लगी होती है सिग्नल, तो आप सिग्नल पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए जाते हैं, और वहां क्या पाते हैं आप, वहां पाते हैं कि अचानक से ऐसे येलो लाइट हो रही है, रुको रुको देखो,
तो क्या होता है, आप अपनी स्पीड धीमे करना शुरू करते हैं, अचानक से रेड लाइट हो जाती है, रुक जाइए, जेब्रा क्रॉसिंग के आगे आपको नहीं जाना है, फिर आप वेट करते हैं, फिर वो ग्रीन लाइट होती है, और फिर ग्रीन लाइट होती है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रकृति में भी हमें इस तरह के सूचक होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आज खबर आई कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से हम अब मौसम का पूर्वानुमान नहीं कर पा रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बिल्कुल ही प्रकृति बहुत ही अब्रप्ट बिहेवियर कर रही है। सो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक चेतना का, हमारे लिए एक अवेयरनेस का समय, बात की गहराई समझना। तो क्या होता है, प्रकृति हमें सिग्नल देती है कि अब रुको, धीमे पड़ जाओ, स्पीड कम कर लो, आगे जो है वो सिग्नल है, आगे पुलिस वाला खड़ा है, तो रेड से पहले क्या होता है, येलो सिग्नल आता है कि नहीं आता है। तो स्टॉप एंड गो में हमें बताया जाता है कि देखो ध्यान दो, जैसे अभी हम लोग क्या है, हम लोग कबूतर की तरह हैं, वी ह्यूमंस आर लाइक पिजन्स समटाइम्स। तो पिजन इफेक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने कई बार ये जिक्र किया, कभी भी देखना बिहेवियर, जब कबूतर बैठा होता है तो जैसे बिल्ली उसकी तरफ आती तो ऐसे आंख बंद कर लेता है। जैसे हम छोटे थे, आइस पाइस खेलते थे, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, तो कई बार क्या होता है, जब छोटे से थे, ज्यादा बुद्धि नहीं थी, तो उसमें क्या होता था, कोई आ रहा होता था, हम ऐसे आंख बंद कर लेते थे कि हम जब चोर को नहीं देखेंगे तो हमें भी नहीं देखेगा, ठीक है, ऐसे ही होता था। तो हम भी इसी तरह बिहेव करते, जैसे केरल में बाढ़ आ गई, मुंबई में फ्लड आ रहा है, चेन्नई में फ्लड आ रहा है, तो जो हमारा नेचुरल डिजास्टर है वो, या हमारा आर्टिफिशियल डिजास्टर है, वो बढ़ता चला जा रहा है मनुष्य की वजह से। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, नैनीताल के बारे में कहा जा रहा है, क्या नैनीताल खत्म हो जाएगा, इतनी बुरी स्थिति हो गई है। हिमाचल के पहाड़ लगातार दरकते चले जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े हिस्से में कटान हो रहा है। तो प्रकृति हमें क्या दे रही है, रेड का मतलब हो गया कि अब तो मामला ही साफ हो जाएगा तुम्हारा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, रिट्रीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लगातार फ्लडिंग सिचुएशन, ड्रॉट सिचुएशन लगातार बन रही है, मानसून का पैटर्न बदल रहा है। आप उत्तर भारत चले जाओगे, इधर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, बारिश कम हो रही है। पैटर्न अगर तुम देखोगे तो गुजरात राजस्थान में ज्यादा बारिश हो रही है एकदम, जो कि बिल्कुल हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून था, साउथ वेस्टर्न मानसून, उसका पैटर्न ही ऐसा लग रहा है किसी ने उल्टा घुमा दिया, घड़ी घुमा दियो। पहले तुम देखोगे तो बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सब में खूब झमाझम बारिश होती थी, दिनों दिन बारिश होती थी। पहले हमें याद है कि मम्मी कहा करती थी, अरे कई दिन से सूरज नहीं निकला, इतनी बारिश हो रही, थक गए, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बड़ी चिड़चिड़ होती थी। और इस बार ऐसा हो रहा है कि लोगों ने धान की बुआई की, खड़ी खड़ी फसलें जल गई हैं। धान की फसलें, जो अगर कोई वहां बिहार का रहने वाला होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला होगा, उसको पता होगा कि खड़ी खड़ी फसलें जो है, उन्होंने धान की जो रोपण किया वो सारा का सारा जल गया। और इधर गुजरात में फ्लड आया हुआ है कई हिस्सों में, राजस्थान के कई हिस्से एकदम जैसलमेर के इलाके जो पानी से भर गए, ये स्थिति हो गई है। तो ये स्पष्ट, तो प्रकृति क्या कर रही है, कहती है कि ऑब्जर्वेंट रहो, ये कहता ऑब्जर्वेंट रहो, यानी प्रकृति जब कह रही है कि भैया खतरा आ रहा है, लाल रंग खतरे का निशान है, आ रहा है, तो तुम अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी थोड़ा सा स्लगिश करो अपने आप को, सुधारो, वक्त है, चेतावनी दी जा रही है, नहीं तो रेड सिग्नल जल जाएगा तो समस्या बढ़ जाएगी। इसको हम लोग स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, रुको और जाओ पर्यावरणवाद, निर्धारणवाद। जैसे बच्चे ने लिखा, मैं झारखंड से हूं, मेरा पूरा धान चला गया, बहुत जगह नुकसान हुआ, पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया है, और पैटर्न में स्पष्ट बदलाव तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे, अब कोई छुपी बात नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात है, अंदाजा लगा के देखना, पहले जो दुर्गा पूजा और दशहरे का टाइम होता था, हम हाफ स्वेटर पहन के, जो है दादी जब लेके जाती थी, मेला जाते थे हम लोग, तो उनके साथ जब मेला जाते थे तो हाफ स्वेटर पहन के लौटते थे, ठंड लगने लगती थी। अभी आज की डेट में तुम देखना, दुर्गा पूजा या दशहरे के टाइम तक हमें गर्मी पसीना आता है, यानी कि जो शरद ऋतु शुरू हो जाती थी, यानी विंटर सीजन शुरू हो जाता था दुर्गा पूजा और दशहरे के समय, या रामलीला भी अगर हम देखने जाते थे कभी, तो हाफ स्वेटर या चद्दर लेके जाते थे, रात में ठंड लगती थी। लेकिन अब आप देखेंगे वहां गर्मी हो रही, पसीना आपको आता है, तो ये हमें स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो गिफिट टेलर कहते हैं कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में एक संकेत मिलता है, और हमें वो संकेत समझना पड़ेगा कि कब हमें अब धीमे होने की तैयारी कर लेनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आज बहुत बड़ा रीजन जो है ग्लोबल वार्मिंग का, वो बेसिकली हमारा फ्यूल कंजप्शन है, वो हमारा एनर्जी कंजप्शन है। आज हम जितनी बिजली बना रहे हैं उसमें 67% कोयले का योगदान है, कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, 95-96% जितनी भी गाड़ियां हैं, वो सारी की सारी किससे चल रही हैं, सारी की सारी फॉसिल फ्यूल से चल रही हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी उस टेक्नोलॉजी को धीमे करना पड़ेगा। वी हैव टू मूव इनटू द सोलर, हमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, हमें इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे जाना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसे मॉडल खोजने पड़ेंगे कि बहुत तेजी से हम इस पूरी जो एनर्जी सिनेरियो है उसको हम चेंज कर दें।